गुंडे काम कर रहे हैं। जो योगी के विरोधी गुंडे थे, उनसे लोग मुक्त हो गए हैं और योगी के जो समर्थक गुंडे हैं, उनकी गुंडई चरम पर है। जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक गुंडे हैं, उनकी गुंडई चरम पर है। आप लगातार देखिए तो किसी को सिंह टाइटल लिखने की वजह से पिटाई हो जाती है, हत्या हो जाती है। तमाम प्रकार के बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, चाहे आप कौशाम्बी का प्रकरण देखिए या फिर बनारस में जो घटना हुई थी वो देखिए। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, या कर्तव्य पटेल की हत्या हुई बदायूं में। अभी लेटेस्ट मामला फतेहपुर का था, जहां एक ब्राह्मण को परशुराम जी सवार हो गए और उसने कहा कि मैं परशुराम का वंशज हूं और 2 पटेलों को मार दिया। तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं एससी एसटी ओबीसी के साथ में लगातार हो रही है। तो इसलिए जो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता वाले जो गुंडे हैं, उनको खुली छूट है और बाकी को रोक दिया है। लेकिन जय भीम, मैं मेवालाल। साथियों, आज मैं जो यूपी सरकार है और यूपी सरकार के पहले जो कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि अब जो है, चाहे दुकान हो चाहे मोटर गाड़ी हो, अब जात को नहीं लगाना है। जात अपराध घोषित कर दिया है और जो जातिवाद को क्या इससे समाप्त हो जाएगा। और देश में जो इस समय भय का माहौल है, उससे समझने के लिए आज बहुजनों का जो ओबीसी का चेहरा विकास पटेल सर हमारे साथ हैं। इनसे समझूंगा कि आखिर कैसे देखते हैं कि अब क्या जो यूपी तर विशेषतर की जातिवाद का जो दर्श था वो खत्म होगा। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम। कैसा तबीयत है और आप लोग कहाँ हैं? एकदम अच्छे हैं। ठीक ठाक है। आप तो यूपी से लगते हैं सर। यूपी में कहा जा रहा है कि जो योगी का सरकार है, इस समय भय मुक्त बना दिया है यूपी सरकार। अब गुंडे बदमाश वहां गायब हो गए हैं। कैसे देख रहे हैं यूपी की सरकार को? केवल सरकारी जो योगी के विरोधी गुंडे थे, उनसे लोग मुक्त हो गए हैं और योगी के जो समर्थक गुंडे हैं, उनकी गुंडई चरम पर है। जो आरएसएस बीजेपी के समर्थक गुंडे हैं, उनकी गुंडई चरम पर है। आप लगातार देखिए तो किसी को सिंह टाइटल लिखने की वजह से पिटाई हो जाती है, हत्या हो जाती है। तमाम प्रकार के बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय हो रहा है, चाहे आप कौशाम्बी का प्रकरण देखिए या फिर बनारस में जो घटना हुई थी वो देखिए। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, या कर्तव्य पटेल की हत्या हुई बदायूं में। अभी लेटेस्ट मामला फतेहपुर का था, जहां एक ब्राह्मण को परशुराम जी सवार हो गए और उसने कहा कि मैं परशुराम का वंशज हूं और 2 पटेलों को मार दिया। तो इस प्रकार की तमाम घटनाएं एससी एसटी ओबीसी के साथ में लगातार हो रही है। तो इसलिए जो आरएसएस बीजेपी की मानसिकता वाले जो गुंडे हैं, उनको खुली छूट है और बाकी को रोक दिया है। लेकिन सर, बार बार योगी जी कह रहे हैं कि अब जो गुंडे बदमाश हैं या तो जेल में या तो जेल का बाहर गए। अगर बहन बेटी को कोई छेड़ेगा तो अगले चौराहे पे नहीं जाएगा। तो ये घटनाएं कौन कर रहा है? जब कौशाम्बी में जो भोपाल लड़की के साथ में हुआ घटना, तो उसके संरक्षण में कौन गया था? उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने उसका संरक्षण नहीं किया था अपराधियों का, और उल्टे उसके परिवार के ही लोगों को, और जो उसके परिवार को समर्थन दे रहे थे उस बच्ची के, उनको जेल भेजने का काम किया, केस लगाने का काम किया। तो ये कौन से लोग हैं? ये जो सिंह टाइटल लगने की वजह से मार दे रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये जो कानपुर में विश्वकर्मा परिवार के लोगों को मारा, वो कौन लोग थे? ये कौन लोग हैं? ये कहां से आ रहे हैं? या अभी फतेहपुर में जिसको परशुराम सवार हो गए, वो कौन लोग हैं? वो कहां से पैदा हो रहे हैं? वो अमेरिका लंदन से आकर के यूपी में कुछ काम कर रहे हैं कि यूपी के ही? सर, दहशत है। जो बदमाश गुंडे थे उनके अंदर दहशत पैदा हो गई है। अब कहते बुलडोजर के शासन है, अब वो ऐरूगैरी शासन नहीं है सर। तो कितने बुलडोजर चले इन लोगों के ऊपर, जो मैं सारे उदाहरण देश भर में आपको, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको बता रहा हूँ। इनके बिल्डिंगों पर कोई बुलडोजर चला, ऐसी जानकारी है आपके पास? सर, यूपी की सरकार का इतना एक्टिव है, तुरंत पकड़े जाते हैं सर। अगर कोई ऐसा करता है तुरंत एक्शन में आती है पुलिस। पुलिस एक्शन में आती होती तो अपराध नहीं बढ़ते। अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, और इसलिए अपराध अब बढ़े तो अपराध जो हो रहे हैं वो कौन लोग कर रहे हैं, किसके साथ हो रहा है, इसका डेटा आप जैसे मीडिया वाले निकालना चाहें तो हम नहीं निकाल पाए। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप विकास पटेल हैं। अब पटेल तो आपको लगाना नहीं पड़ेगा। आप लगाओगे तो आपको एफआईआर दर्ज हो जाएगा। आप कहीं
गाड़ी में, मोटरसाइकिल में। ये जो योगी आदित्यनाथ ने जो ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आड़ में ये सारा काम किया है, उसके पीछे का मकसद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार अपोजिशन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि योगी के जाति के लोग गुंडई कर रहे हैं। ये लगातार योगी के ऊपर आरोप है कि योगी की जाति के लोग गुंडई कर रहे हैं और योगी की जाति के लोग आतंक फैला रहे हैं, और योगी जी एक ही जाति के लोगों का हर जगह जो नौकरियां दे रहे हैं, जो भर्तियां कर रहे हैं, उसमें वो उनका वर्चस्व स्थापित कर रहे हैं। तो ये जो लगातार आरोप लग रहे थे, इसलिए योगी जी को लगा कि अब कोई बोले ना, तो इसके लिए हाई कोर्ट के आर्डर के पीछे छुप करके इस प्रकार के आर्डर निकाले तो जाए। अपने ऊपर कोई ऐसा आर्डर लगवाएगा? योगी ने कहा कि जात के ऊपर हम गर्व करते हैं, हम क्षत्रिय समाज के हैं, अपने गर्व करते हैं, लेकिन उन्होंने देखो अपने ही ऊपर कानून उन्होंने ला दिया। हाँ, तो उन्होंने अपने ऊपर कानून नहीं लाया है, खुद को बचाने के लिए कानून लाया है। कैसे? उनको तो दूसरे को जेल में भेज रहे हैं, तो ईमानदारी की बात तो ये थी, पहले उनके ऊपर मुकदमे थे, उनको जेल जाना चाहिए था। अपने मुकदमे तो वापस ले लिए मुख्यमंत्री बनने के बाद में। लिए कि नहीं लिए? अपने डिप्टी सीएम के मुकदमे वापस लिए कि नहीं लिए? तुम अपने मुकदमे वापस ले रहे हो और दूसरे को मुकदमे के आधार पर कह रहे हो ये अपराधी है। और तुम्हारे जो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे हैं, माफिया हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं, ना तो तुम्हारा बुलडोजर काम कर रहा है, ना तुम्हारी जेल काम कर रही है, ना तुम्हारी पुलिस काम कर रही है, कोई नहीं काम कर रहा है। तो ये जो इस प्रकार की बातें उठ रही थी, तो इन बातों को रोकने के लिए हाई कोर्ट के आदेश के पीछे छुपकर इस प्रकार के आदेश निकालना उनको मजबूरी हो गई। तो क्या अब लग रहा है कि जो यादव ढाबा होता था और पांडे ढाबा होता था, चौरसिया पान भंडार होता था, ये अब नहीं लिखा जाएगा, अब ये खत्म हो जाएगा? अब ये तो सरकार क्या करेगी, किस प्रकार से करेगी, लेकिन अगर आप जाति के अंत की बात करना चाहते हैं तो जाति केवल, क्योंकि वो तो बिजनेस करने वाले लोग हैं, सरकार उनको जैसा ऑर्डर देगी उनको बिजनेस करना है, तो सरकार के ऊपर है उनसे क्या करवाएगी। लेकिन एक्चुअल बात यह है, अगर इससे ये कहा जा रहा कि इससे जातिवाद खत्म हो जाएगा, तो इससे जातिवाद खत्म नहीं होगा। जातिवाद खत्म क्यों नहीं होगा? जाति तो दिमाग में भरी पड़ी है ना। आप गोरखपुर यूनिवर्सिटी की भर्ती उठा कर देखो, आप बाधा यूनिवर्सिटी की भर्ती उठा कर देखो, आप और तमाम भर्तियां उठा कर देखो, आप 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या हुआ ये देखो, तो आप देखोगे कि यहाँ किस प्रकार से जाति वर्चस्व स्थापित किया गया है। अगर हर जगह जाति वर्चस्व सरकारी कामकाज में प्रैक्टिकल में स्थापित किया जा रहा है, आप सारे थानों को उठाकर देखो कौन लोग हैं। तो अगर ये हर जगह प्रैक्टिकल में जाति वर्चस्व, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है नहीं अब जाति नहीं लिखी जाएगी, इससे तो पूरा अमन चैन हो जाएगा, जाति खत्म हो जाएगी, तो इस पर कौन यकीन कर सकता है। दूसरी बात यह है कि जाति तो लोगों के दिमाग में है, जाति कागज पे तो तब आती है जब दिमाग में है। तो पहले दिमाग से मिटाने की कोई योजना होनी चाहिए, कागज से मिटाने से कैसे खत्म होगा? कागज से मिटाने से तो जाति नहीं खत्म हो सकती। मान लो सिंह है, सिंह एक कॉमन टाइटल है, कॉमन टाइटल है, लेकिन सिंह लगा लिया अगर किसी ने तो उसको पीट दे रहे हैं, उसकी हत्या हो जा रही है, तो कौन लोग कर रहे हैं? सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मैं अक्सर देखता हूँ कि जो बढ़ई है और अपनी जात लिख के विश्वकर्मा लिखते हैं, नाई जो है वो ठाकुर लिखते हैं, यादव सिंह लिखते हैं, अपनी जात तो खुद वो टाइटल छिपा के रखते थे, लेकिन आज सरकार तो आपका मदद कर रहा है ना कि अब जात कोई लगाना नहीं है, तो सही रहेगा ना। देखिए, जाति जो है, जो लोग जाति के आधार पर अन्याय अत्याचार कर रहे थे, जब उनको लेकर के शोषित वर्गों के लोगों ने मुद्दा उठाना शुरू किया कि ये लोग जाति के आधार पर हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, ये फला फला जाति के लोग कर रहे हैं, तो इससे जो मामला खड़ा हुआ, इससे जो शासक जातियां हैं उनके अंदर भय पैदा हो रहा है। वो हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अगर जातिवाद खत्म करना है तो जातिवाद खत्म करने के लिए दिमाग से जाति खत्म करना पड़ेगा। दिमाग से जाति खत्म करने की क्या योजना है सरकार के पास? जी सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, कहीं ये तो नहीं है कि जो जाति गणना का आंदोलन चल रहा था उसको खत्म करने के लिए तो नहीं है कि भाई जात गणना जो चल रहा खत्म वो हो रहा था कि केंद्र सरकार ने भी कहा जात गणना कराएंगे, उसको खत्म करने की तो नहीं है प्लान है कि जात गणना रुक जाए? जाति गणना सरकार वैसे भी करना नहीं चाहती है, ये लोगों को भ्रम में डाला गया है। ये जब 2024 के चुनाव में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर खड़ी हो गई, उसके बाद आरएसएस के लोगों ने समीक्षा किया कि इसमें कुछ योगदान जाति जनगणना के मुद्दे का है, कि अब ओबीसी ये कह रहा है कि ठीक है हम हिंदू हैं, तुम कह रहे हो हम हिंदू हैं, ठीक है, लेकिन
हमारी जनगणना का क्या है? ये तो बोलो, तुम तो उसके विरोध में हो। जनगणना नहीं होगी तो हमको हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, तुम उसके विरोध में हो, तो हम तुमको वोट क्यों दें? ये जो ओबीसी के अंदर समझदारी बनी, इसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बैसाखी पर, मतलब अल्पमत में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी की है आज की तारीख में। अगर ये 2 बैसाखी हट जाए तो गिर जाए। तो इसके बाद आरएसएस के लोगों ने इस पर समीक्षा किया कि ये क्यों हुआ, और अगर ये हुआ तो इसको रिकवर करना होगा आने वाले चुनावों में, नहीं तो हमारी समस्याएं बढ़ेगी। तो इस योजना के तहत आरएसएस ने मीटिंग लेकर ये कहा कि हमें जाति जनगणना से कोई ऐतराज नहीं है। फिर आगे की एक लाइन कहा, वो लाइन कहा कि मगर इसका पॉलिटिकल यूज, जाति जनगणना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसका पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं होने का मतलब ये है कि जाति जनगणना अगर बहुत मजबूरी आ जाए तो कर लेना, चूंकि वोट लेना है इनका, ओबीसी की संख्या ज्यादा है, मगर आंकड़े घोषित मत करना। अगर आंकड़े घोषित होंगे तो पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल इस्तेमाल करेगा, सोशल आदमी सोशल इस्तेमाल करेगा, जो जिस प्रकार का आदमी है उस प्रकार से उसको इस्तेमाल करेगा। तो ये आंकड़े घोषित नहीं करना है। अगर मजबूरी में करना भी पड़ जाए तो जैसे कांग्रेस ने सर्वे किया और आंकड़े घोषित नहीं किया था, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे तुमको भी अगर बहुत मजबूरी आती तो घोषित कर दो कि हम करेंगे, और अगर बहुत मजबूरी आ जाए तो शुरू भी कर देना, कर भी लेना, मगर आंकड़े घोषित मत करना। तो एक तो करने का कोई इरादा नहीं है, मजबूरी में करना भी पड़े तो आंकड़े नहीं घोषित करना है। तो पहले से ही ये सरकार जाति जनगणना के विरोध में है। ये लोगों को भ्रम में डालकर केवल वोट लेने का कार्यक्रम है, इसके आगे का कुछ नहीं। सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पुलिस का दोहरा मापदंड क्यों है कि एक तरफ कुछ शंकराचार्य है, कथावाचक है, वो कह रहे हैं कि अगर देश में कोई संविधान है तो मनुस्मृति है, और बाबा साहब को हम नहीं मानते, ऐसे लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं है। आज दूसरी तरफ एक मिर्जापुर की है गायिका सरोज सरगम, उन्होंने गाने में कुछ दुर्गा और महिषासुर के ऊपर कहा तो पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। तो दोहरा मापदंड पुलिस का क्यों है? जो सरकार के सपोर्टर और समर्थक लोग हैं जो संविधान के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो सरकार ही उनका संरक्षण कर रही है। क्योंकि सरकार चलाने वाले लोगों के अंदर भी ये मानसिकता दबी हुई है कि हमारा तो मनुस्मृति का जो मजा उनके पूर्वजों ने लूटा है, ये इनको अभी तक भूल नहीं पाया है कि हम ही सब कुछ हैं, सब हमारी सेवा करेंगे, हम ही सबसे बड़े हैं, सब हमारे गुलाम हैं। इसलिए वो रह रह करके मनुस्मृति की बात समय समय पर करते रहते हैं। पॉलिटिकल लोगों की मजबूरी है, नहीं कर पाते हैं, तो साधु महात्माओं से जब कहलवाते हैं तो थोड़ा इनको भी थोड़ा संतुष्टि मिलती है, कुछ हमारी बातें हो रही। तो क्या साधु महात्मा सुप्रीम कोर्ट से और संविधान से ऊपर है? ये नहीं, संविधान और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, लेकिन साधु महात्मा जो लोग बने हुए हैं, अपने को घोषित किए हुए हैं, वैसे साधु महात्मा का कोई लक्षण है नहीं। उनके सपोर्ट में सरकार है, इसलिए कार्रवाई नहीं होती है उटपटांग बयान देने से। और दूसरे जो लोग हैं उनके विरोध में सरकार चलाने वाले लोग हैं, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होती है। सर, आप इसको कैसे देखते हैं? सीजीआई बीआर गवई एक बयान दिया था, खजुराहो जो मंदिर है वहां पर विष्णु का मूर्ति है, वो खंडित हो गया था, तो एक याचिका दायर की गया था कि उसको बनवाने के हमें आदेश दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हमारे अधीन है, एएसआई के अंडर है, आप जाके वहां करो, अगर तुम्हें इतना श्रद्धा है आप विष्णु का पूजा कीजिए और आप बनवा लीजिए। अब वो बात कहा कि अब उसको सारे सनातन से जोड़ दिया कि ये सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अभी कल परसों देख सकते हो कि उनके ऊपर जूता मारा जा रहा है। तो कहाँ रुकेगा ये मामला? देश में जो मनवादी और ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, वो ताकतें अपना वर्चस्व स्थापित की हुई हैं, इसकी वजह से ये सारी बातें हो रही है। और जिस विष्णु मंदिर की बात हो रही है वो वास्तव में बुद्धिस्ट स्थल है, प्राचीन, और वो एएसआई के नियंत्रण में है, इसलिए उसमें कुछ कोई जाके निर्माण नहीं करवा सकता है। तो सीजीआई गवई ने ठीक बात कही। अब सीजीआई गवई ने जो बातें कही उसकी प्रतिक्रिया दोनों प्रकार से हो रही है। जो इस आइडियोलॉजी से समर्थन में है और जो समझते हैं सारी चीजों को, सीजीआई गवई के समर्थन में, और जो लोग दूसरी मानसिकता के हैं वो उनके खिलाफ में है। अब रही बात जूते वाला, तो ये तो सीजीआई गवई को तय करना है कि अगर सीजीआई जैसे पोस्ट पर बैठे व्यक्ति के साथ ये हो सकता है, तो इस देश के पिछड़े और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोगों के साथ इस देश में क्या क्या नहीं होता होगा। तो ये अब उनके पास पावर है। अगर आज मुर्मू जी को कोई मंदिर में जाने से रोक रहा है तो मुर्मू जी के पास पावर है ना। मोदी जी के साथ कुछ गलत हो तो पावर क्यों नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं? हम यही कह रहे हैं
तो ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, उन्हें ऐसे गलत करने वाले लोगों के खिलाफ पावर का प्रयोग करना चाहिए। न केवल उन्हीं के खिलाफ पावर का प्रयोग करना चाहिए, बल्कि समाज के ऊपर भी इस प्रकार के अन्याय अत्याचार बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, उसके लिए भी उनको व्यवस्था करनी चाहिए, जो कि पावर उनके पास है। सर लास्ट सवाल आपसे, अभी 9 अक्टूबर को मानवर काशीराम का पुण्यतिथि है, तो लखनऊ में और दिल्ली में भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी बहुत बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि 2027 में इसका असर पड़ेगा? देखिए, अभी जो बीएसपी का मामला अभी अपने समाप्ति की तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। बीएसपी में अभी ग्रोथ की कोई ज्यादा संभावना नहीं है। बीएसपी के लोग जब चुनाव आता है तो थोड़ा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। वो माहौल इसलिए बनाने की कोशिश करते हैं तो कम से कम जो उनका वोटर है उनके पास रुका रहे, इतने तक ही वो माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। तो वही कोशिश है कि उनका वोटर उनके पास रुका रहे। तो क्या आपको लग रहा कि इस समय राहुल गांधी की हवा है क्या? उसका कारण है बीएसपी जो रुकी हुई, उसका कारण है कि जो मान्यवर काशीराम साहब की आइडल, मान्यवर काशीराम साहब की जयंतियां मना रहे हैं, उनका स्मृति दिन मना रहे हैं, मगर मान्यवर काशीराम साहब की जो मूल विचारधारा थी, उस मूल विचारधारा को छोड़ दिया। इसकी वजह से बीएसपी के ये हालात हो रहे हैं। तो मैं यही समझ रहा हूँ कि इस समय क्या राहुल गांधी की हवा है कि अब मैं देख रहा हूँ कि चाहे प्रोफेसर हो, अब मंत्री हो, सब कांग्रेस में जा रहे हैं, बाकी आप लोग जो संगठन उसमें ये नहीं जो जुड़ रहे। प्रोफेसर टाइप के लोग हैं, इनका जमीन पर पसीना बहाने की तो कोई आदत है नहीं। वो तो मान्यवर काशीराम जैसे लोग थे जो क्लास 1 की सर्विस छोड़े और गांव-गांव साइकिल चलाया, गांव-गांव मीटिंगें किया, गांव-गांव कार्यक्रम किया, सबकी चारपाई पर बैठे, चारपाई पर सोए, पंचर बनवाने के लिए साइकिल के पैसे नहीं थे। ये संघर्ष बाकी क्लास 1 के अधिकारी की बस की बात नहीं है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। कौन सी पार्टी में प्रवेश कर जाए तो हमको पार्लियामेंट में पहुंचा दे, तो ऐसी मानसिकता के लोग। सर कहा जा रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि आपके पास कोई फूटी कौड़ी तो है नहीं, आप कह रहे हो कि शासक जमात बनाने जा रहे हैं, देने वाला समाज बनाने जा रहे वो हैं। अपने ही महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने शासक जमात बनाने की बात कही, हमने तो कही नहीं। जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो बाबा साहब अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम ने प्रैक्टिकली ये करके आप लोग पढ़ते लिखते दिखा नहीं, दिया। आप लोग पढ़ते लिखते नहीं, वो पढ़े लिखे लोग हैं। वो बाबा साहब पढ़ते हैं, बाबा तो साहब ने क्या कहा मान्यवर था? काशीराम साहब और बाबा साहब ने जो पढ़े लिखे लोगों के लिए जो बात किया, उसी कैटेगरी में वो लोग। अरे समाज को वो जा रहे हैं, कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने पढ़े लिखे लोगों के लिए कुछ कहा था? जी, कहा था पढ़े लिखों ने धोखा दिया। तो उसी तरीके से हमको समझना चाहिए। तो क्या आपको लगता है कि बिहार चुनाव हो रहा है तो आप लोग वहां पर किसको आप समर्थन कर रहे हैं वहां पे? नहीं, हम तो किसी को समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपना जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को आगे बढ़ाने तो की कोशिश किसको? कर रहे हैं। हमारी दृष्टि से बीजेपी और कांग्रेस अलग-अलग नहीं। जो इस देश में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी अलग है और कांग्रेस अलग है, वो कांग्रेस और बीजेपी अलग-अलग नहीं है, वो एक ही है। सर दोनों एक ही है। जी, कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है, कांग्रेस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाती है और उसमें कांग्रेस प्राइवेटाइजेशन लाती है, निजीकरण लाती है, भूमंडलीकरण लाती है, उदारीकरण लाती है। कांग्रेस उस पर काम शुरू करती है, बीजेपी उसको अंजाम तक पहुंचाती है। फिर कांग्रेस कहती नहीं, हमने तो कम बेचा था, तुमने ज्यादा बेच दिया। बेचने वाला कानून किसने लाया? आज राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़, ईवीएम पर चुप है। तो ईवीएम रहेगा तो वोट चोरी बंद हो जाएगी। केवल वोटर लिस्ट ठीक होने से वोट चोरी बंद हो जाएगी। ईवीएम को राहुल गांधी क्यों बचा रहे हैं? कहीं आरएसएस के साथ समझौता तो नहीं किया, अगली बार ईवीएम का फायदा हमको करवा दो। चलो सर, आप जाति जनगणना से लेकर मंडल कमीशन तक देख लो, कांग्रेस भी विरोध में है, बीजेपी भी विरोध में है। जी, नेहरू का लेटर है, सारे मुख्यमंत्रियों को उन्होंने लेटर लिखा एससी एसटी रिजर्वेशन के बारे में, किससे 2 दर्जे का नागरिक तैयार होते हैं, इसको लागू मत करो। नेहरू का लेटर है। सर बाबा साहब अंबेडकर ने, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या किया, वो किताब पढ़ लेनी चाहिए, सबकी आंख खुल जाएगी। जी, लास्ट में सर चंद्रशेखर को आप कैसे देख रहे हैं? कह रहे हैं कि विरोधी तो बीएसपी के लोग, कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम में चंद्रशेखर जी उनसे द्वारा खड़े गई है। आपका क्या मानना है सर? हमारा ये मानना है कि जब हमारे समाज को ये तय करना है कि हमारा नेता कौन होगा, कोई मीडिया नहीं तय करेगी कि हमारे समाज का नेता कौन होगा, क्योंकि मीडिया हमारे समाज की नहीं है। जिन लोगों ने हमारे समाज की वास्तविक लड़ाई लड़ी, चाहे वो बाबा साहब के समय में जो मीडिया थी, उन्होंने बाबा साहब को बाइकाट किया, जबकि बाबा साहब इंटरनेशनल लेवल के लीडर थे। काशीराम साहब को मीडिया ने बाइकाट किया, आज वामन मेश्राम साहब को मीडिया बाइकाट कर रही है।
तो जो लोग वास्तविक लड़ाई लड़ते हैं उनको मीडिया बाइकाट कर रही है। तो हमारे समाज को यह तय करना है कि मीडिया हमारा नेता नहीं तय करेगी, हमारा नेता हम खुद तय करेंगे। सर आप हमारे दर्शकों को ये समझाएं कि राहुल गांधी देश के नेता, अटल बिहारी देश के नेता, मोदी देश के नेता, अगर मायावती हो, मुलायम हो, लालू हो, बामन मिश्राम है, ये दलितों के नेता है, पिछड़ों के नेता है, इसको कैसे आप बदलेंगे? इस प्रकार की साइकी इसलिए बनाई जाती है ताकि आपको लिमिटेड किया जा सके आपके समाज तक। क्योंकि जो काशीराम जी ने शेड्यूल कास्ट, जो अपने लोग शेड्यूल कास्ट का संगठन बनाने, उसको बहुजन कर दिया, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी। जब ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इकट्ठा हुए तो इसके आधार पर परिवर्तन हुआ समाज में। अगर ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी इकट्ठा होता है तो ये 85-90% होता है। इसकी ताकत के आधार पर सामाजिक परिवर्तन भी होता है, राजनीतिक परिवर्तन भी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में और देश भर में प्रयोग के तौर पर हुए हैं। जब भी ये मोबिलाइजेशन होता है तो परिवर्तन होता है। इस मोबिलाइजेशन को रोकने के लिए वो जाति के नाम पर हमारे नेताओं के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं। कैसे? केवल नेताओं पर नहीं, महापुरुषों पर लगा दिया। देखिए, ज्योतिबा फुले ओबीसी थे, कहा दलितों के नेता है। छत्रपति साहू महाराज ओबीसी थे, कहा दलितों के नेता है। दलित मूवमेंट है, दलित साहित्य है, इनके साहित्य जो है। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबके लिए काम किया, कहा दलितों के नेता है। मान्यवर काशीराम साहब ने सबके लिए काम किया, कहा दलितों ये के नेता धारणा है। टूटेगा कैसे? ये धारणा हम लोगों को तोड़ना है। उनको तो फायदा है, जिनको फायदा वो थोड़ी तोड़ेगा। ये धारणा हम लोगों को तोड़ना है कि हमारा नेता कैसे टूटेगा, वो तो कुछ आइडिया बताइए उस सर। पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी अभी इस देश में जो हम लोग काम कर रहे हैं, ओबीसी एससी माइनॉरिटी पर काम कर रहे हैं, सबके मुद्दे उठा रहे हैं, सबको भागीदारी दे रहे हैं, सबको साथ में लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं संयुक्त रूप से, तो धारणा टूट रही है। तो ये तो करें कि हिंदू हिंदू एक हो जाओ, अब जात पात के करो भी नहीं। तीन समय हिंदू हम होते हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोग 3 समय हिंदू होते हैं। तो चंदा देने के लिए, वोट देने के लिए और मुसलमान से लड़ने के लिए। जैसे अधिकार की बात आती है हिंदू नहीं होते। अच्छा चलो हिंदू हो गए, ठीक है, हिंदू हो गए। अब पूछो उनको, हिंदू में तुम चौथे दर्जे पर हमको रख रहे हो? ब्राह्मण में नहीं, क्षत्रिय में नहीं, वैश्य में नहीं, तो चौथे दर्जे पर? शूद्र में चौथे दर्जे पर। जिसको चौथे दर्जे का नागरिक बनना है वो अपने को हिंदू मान, पहले दर्जे का नागरिक बनना है तो भारतीय संविधान में जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है, सब फर्स्ट दर्जे के नागरिक हैं। तो हम भारतीय नागरिक होना पसंद करेंगे, हम हिंदू बिंदु होना पसंद तो सर क्या क्या मुगलों का शासन हो जाए ठीक है, हिंदुओं का अगर शासन हो जाए क्या दिक्कत है? अच्छा, मुगल कहाँ है? मुगल है कहाँ देश में, ये पूछ रहे हैं। अरे मुसलमानों का शासन। मुसलमान कौन है? मुसलमान इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी से कन्वर्टेड है। उनका डीएनए और एससी एसटी ओबीसी का ये भी मूलवासी यहाँ के एक है। और ये इस देश के असल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाओ तो कहते हैं ये मुस्लिम गुजर है, ये हिंदू गुजर है, ये मुस्लिम तेली है, ये हिंदू तेली है, ये मुस्लिम माली है, ये हिंदू माली। ये क्यों है? क्योंकि वो एक ही है, एक ही है, इसलिए ऐसा है। तो जो ये इस प्रकार की बातें, और सच्चर कमीशन क्या कह रहा, मुसलमानों की हालत अनुसूचित जाति से भी खराब हो रही, ये क्या कह रहे हैं? नहीं, कब ये जो चौथे दर्जे वाली बात हमने बताई, ये आप ना पूछो कि हिंदू में हम चौथे दर्जे पर हैं। तो इसलिए ये क्या चाहते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करो। तो इनको जो हम जाति व्यवस्था के आधार पर गुलाम बना रहे हैं, वो ये पूछेंगे ही नहीं और हमारे गुलाम बन जाएंगे। अच्छा, हिंदू है क्या? रामायण में, महाभारत में, गीता में, वेद में, पुराण में, श्रुति में कहा हिंदू है? हिंदू तो दयानंद सरस्वती ने खुद ही कहा, ये मुगलों के द्वारा दिया गया है। तो मुगलों का शब्द हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हो? तुम्हारा जो मूल धर्म है वो तो ब्राह्मण धर्म है, और ब्राह्मण धर्म का मतलब है बाकी को गुलाम बनाने का कार्यक्रम। अरे धर्म गुरु तो करे जहाँ मुसलमानों की ज्यादा बस्ती ज्यादा है, करे मिनी पाकिस्तान है। वो इसलिए कहते हैं ओबीसी एससी एसटी को मोबिलाइज किया जाए। देखिए, जब हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाई होगी तो ओबीसी एससी एसटी ये नहीं पूछेगा कि हम ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं कि शूद्र हैं, हमारा आरक्षण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमको हमारे अधिकार मिल रहे हैं, ये ना पूछो। आप हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको ढकेल दिया जाए। सर आप ओबीसी को कैसे समझाएंगे? वो उनकी लड़ाई तो वो जाके अभी ओबीसी समझ रहा है, इसलिए मोहन भागवत को मुसलमानों के साथ दोस्ती करनी पड़ रही। देखा कि नहीं आपने दोस्ती? 100 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रम किया मुसलमानों के साथ। ये क्यों किया? ओबीसी हाथ से निकल रहा, थोड़ा इधर भी मैनेज करो, ये समझ रहा है, इसलिए 24 में सीटें कम हो गई जी। तो इसलिए मोहन भागवत को जनगणना पर बयान देना पड़ा जी। सर आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये ओबीसी का चेहरा है विकास पटेल सर। कैसे लगी हमारी बातचीत प्रक्रिया में जरूर बताएं, और आप कहां से देख रहे हैं वो भी कमेंट में लिखेंगे। मेवालाल, दिल्ली। धन्यवाद।